मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कल शाम को यहां रेस्क्यू को बंद किया गया था। मौसम बाधा बना हुआ था, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले जिला किश्तवाड़ से सामने आ रही है, जहां पर दक्षिण में फिर से शुरू किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन और लापता लोगों की युद्ध स्तर पर तलाश जारी कर दी गई है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद लेने के लिए प्रशासन पूरी तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। सड़क मार्ग से एनडीआरएफ की टीम यहां पर रवाना की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि कल से आप देखिए 19 लोग लापता यहां पर चल रहे थे, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें 6 लोगों की क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही थी, लेकिन 3 लोगों को जिला अस्पताल के अंदर रेफर किया गया था। यहां तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी और उसके साथ ही साथ 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन आज सुबह की एक और बड़ी अपडेट जिला किश्तवाड़ के अंदर से देखने को मिली है, जहां पर बंद किया हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और लापता लोगों की युद्ध स्तर पर यहां तलाश जारी कर दी गई है और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी यहां पर काम करने की कोशिश होगी, क्योंकि कल लगातार मौसम बाधा बना हुआ था, जिसमें अमला पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था, सक्षम नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जिस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, अब वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, क्योंकि महज दूरदराज का इलाका है और 7 घंटे से भी ज्यादा चलकर आपको उस इलाके के अंदर पहुंचना है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, और फिर भी वहां तक पहुंचने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीरें साफ आप देखिए, दक्षिण इलाके के अंदर कल किस तरह से आपदा जो है वो देखने को मिली है और आपदा के अंदर कितने लोगों के घायल होने की और मारे जाने की भी खबर सामने आई थी। लेकिन साफ तस्वीरों में आपको दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर दर्शकों तक ये पूरी तस्वीरें जो है वो पहुंचाई जाए, दिखाया जाए कि दक्षिण इलाके के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। राहत बचाव कार्य पूरी तरह से चल रहा है, एनडीआरएफ की टीमों को यहां पर पूरी तरह रवाना कर दिया गया है। ये देखिए आप एक घर के अंदर किस तरह से सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है, पूरा घर यहां पर मलबे के अंदर दब गया है। यानी दक्षिण इलाके का पूरी तरह से जो सूरत हाल है वो इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि दक्षिण में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज कितने बजे ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और क्या कुछ आज पूरी जानकारी है, अपडेट बताइए जरा। देखिए आशा, सुबह ही ये रेस्क्यू दोबारा ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली ये कल क्लोज किया गया था, मौसम खराब था, अंधेरा हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ प्रिकॉशनरी तौर पर जो नाला है वो मधुसूदन पूरे चिनाब जो दरिया है उसके आसपास जितने भी पुलिस पोस्ट है या दूसरे एजेंसीज हैं, उनको अलर्ट किया गया था ताकि वो उस नालों पर और दरिया पर नजर रखें कि कभी बहाव पानी के में बहकर आगे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो फ्लड बस्ट हुआ है उसके बाद जो लोग लापता हैं, हो सकता है कि वो पानी के बहाव के साथ आगे बह गए हों। लेकिन उसके साथ साथ ही सुबह से दोबारा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रिज्यूम किया गया। लेकिन इस समय हम आपको ये अपडेट जरूर करना चाहेंगे, जो एनडीआरएफ की टीम पिछले कुछ घंटों से जम्मू से निकली थी, अब एक चॉपर उसको लेके किश्तवाड़ पहुंचा है और वो आगे दक्षिण के लिए रवाना हो गया है। और देखा होगा कि वहां पर मौसम के हिसाब से लैंड कर पाता है कि नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही हम ये खबर कर रहे हैं तो अभी एक हेलीकॉप्टर वहां के लिए चला गया है, तो एक बड़ी राहत होगी अगर एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है। क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना था कि जो लोग मलबे के नीचे अगर दबे हुए हैं उनको ट्राई करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी जो वहां पर नहीं है, और अगर एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगाए, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि 36 घंटे से भी ज्यादा इस हादसे को हुए हैं, तो लोग उम्मीद जताए हुए हैं कि जो 19 लोग गायब हैं कहीं ना कहीं वो जीवित हमें जरूर मिलेंगे। तो उसके लिए एनडीआरएफ की वहां मौजूदगी एक अहम रोल प्ले कर सकती है। अजय, ये बताइए कि मौसम इस वक्त कैसा है वहां पर, क्या बारिश हो रही है? देखिए मौसम थोड़े बादल छटे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में हो रही है, लेकिन जिस तरह से कल बेहतर पैक था, आज सुबह उस तरह से नहीं था, हल्की धूप भी निकली थी, लेकिन अभी फिर बादल छा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क जरूर है मौसम में। इस कंडीशन में हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर है मौसम में, लेकिन अगर ऐसा आगे खराब मौसम होता है तो इसमें दिक्कत जरूर आएगी। अजय, ये बताइए कि जो लोग इस वक्त रेस्क्यू के लिए पहुंचाए जा रहे हैं या फिर जिन लोगों से आपका संपर्क है दक्षिण के अंदर, उनका क्या कुछ कहना है कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए किस तरह से काम हो रहा है वहां पर?
देखिए, दो तरह के काम हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो नाला है वहां पर, और मरुसदा दरिया है जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, उसको वहाँ उसकी जो लहरें पानी है उसके बहाव पर नजर रखी जा रही है। आगे चिनाब दरिया है उस पर नजर रखी जा रही है। उसके अलावा जो वहां पर मलबा बिछा हुआ है, क्योंकि जो क्लाउड बस्ट हुआ है उसके बाद जो पानी एकदम से पड़ा है उसकी जद में ये मकान आए हैं, और वो मकान भी लोगों के सही भी बह गए हैं। तो उस मलबे के नीचे उनको ढूंढा जा रहा है, न सिर्फ उस गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी ये तलाशी अभियान किया जा रहा है, और कई किलोमीटर तक उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि कुछ लोग आगे बहकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ा टफ काम है, जो दरिया का पानी जो है उफान पर है, नदी नाले जितने भी उफान पर है, तो ऐसे में इंसान को ढूंढना एक टफ काम। अजय, ये बताइए कि जो नदी नाले वहां पर हैं, क्या खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं या फिर अभी पानी में थोड़ी कमी आई है? देखिए, कल जैसे खतरे के निशान के आसपास था ये चिनाब दरिया और छोटे जो नाले क्षेत्र के हैं, अभी उसमें बहाव में कमी जरूर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को सामने मिली। आज की सुबह एक अच्छी खबर जरूर देख के आई है कि पानी का बहाव कम हुआ है, लेकिन फिर भी करंट काफी तेज है, काफी तेज बहाव है, लेकिन डेंजर मार्ग से नीचे बताया जा रहा है कि सारा ये। अच्छा अजय, ये बताइए कि जो लोग घायल हुए थे कल और गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उनकी क्या स्थिति है बनी हुई? देखिए, 3 लोग कल करीब 9 बजे देर शाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचाए गए थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 लोग जो सिविल में एक हॉस्पिटल है पीएचसी है वहां पर रखा गया है, और बाकी को वहीं स्थानीय क्षेत्र में जो फर्स्ट एड वगैरह दे के रखा गया, उनकी वो आउट ऑफ डेंजर सारे बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में वो भी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उनको घाव जरूर आ रहे हैं। लेकिन हमने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से पूरा इस तूफान को देखा है, अपने परिवार के सदस्यों को, बीवी हो बच्चे हो, उस तूफान में बहते हुए देखा है, तो उस हालत में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जरूर सामने आया है कि जैसे अथॉरिटी ये कहती है कि 2 से 3 बजे ये हादसा हुआ है, लेकिन जो घायल एक से बात हमारी हुई है वो कह रहा था कि 9 और 10 बजे शाम को ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, कुछ चीजें अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से कम्युनिकेशन और रोड कनेक्टिविटी लैक करती है, उस वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है धीरे धीरे ही सामने आ रही है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हम ओवरऑल बात करें तो भारी नुकसान बाकी एरिया में देखने को मिला है। 22 पुल, 4 होटल, जो आटे की चक्कियां और जो घाट जिनको हम बोलते हैं वो तबाह हुए हैं, और एग्रीकल्चर लैंड खासकर जो फ्रूट ट्रीज है काफी नुकसान नोट किया जा रहा है, क्योंकि रेवन्यू की तरफ से एक लिस्ट बनाई जा रही है कितना नुकसान है, तो भारी नुकसान जिला किश्तवाड़ को देखने को मिला है। क्या प्रशासन का कोई अमला वहां तक पहुंचा है मुआवजे के लिए, कि पूरी तरह से निगरानी की जाए कि आखिर किन किन लोगों का कितना नुकसान वहां पर हुआ है और उसकी भरपाई के लिए कैसे कदम उठाने हैं? जी, रिपीट करेंगे आशा जी? मेरा सवाल ये है कि क्या कोई प्रशासनिक लोग वहां पर पहुंचे हैं पूरी तरह से जानकारी जुटाने के लिए कि जल्द से जल्द लोगों को राहत कैसे पहुंचे, मुआवजा कैसे दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ दक्षिण की बात है वहां पर रेवेन्यू की टीम ऑलरेडी पहुंच गई थी। आज सुबह ही डीसी किश्तवाड़, दीपकाम जम्मू संभाग और जो एडीजीपी जम्मू रेंज के हैं मुकेश सिंह, वो वहां के रवाना हो गए हैं। जो एसडीएम तहसीलदार और छोटा अमला स्टाफ है वो भी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा चाहे बॉर्डर में नुकसान हुआ हो या बौंजा में नुकसान हुआ, हमें बताया गया कि जो अथॉरिटीज है कंसर्न उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि रिपोर्ट। तकनीकी खराबी की वजह से भी आवाज जो है वो अजय की नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि जिला किश्तवाड़ के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राहत वाली बात यह है कि चॉपर के माध्यम से एनडीआरएफ की टीमों को यहां से रवाना तो किया गया है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी जो है वो चल रही है। मौसम कहीं ना कहीं बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो जल्द से जल्द रेस्क्यू को शुरू कर दिया जाएगा। और जो 19 लोग लापता बताए जा रहे थे उनका पूरी तरह से तलाशी अभियान जो है वो जारी होगा और उन्हें यहां से ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जिला अस्पताल के अंदर लोग रखे गए हैं उनका इलाज चल रहा है। एक शख्स उसमें काफी
गंभीर बताया गया है, जिसे जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया है। चश्मदीदों के अनुसार यहां पर जितनी भी बातें बताई गई हैं, अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही हैं और अजय शान ये बता रहे थे कि आखिर जब तक ये पूरी तरह से रेस्क्यू को अंजाम नहीं दिया जा सकता तब तक कुछ नहीं कहा सकता है। लेकिन आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जिला राजौरी के अंदर भी सूरत हाल जो है वो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि राजौरी में भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ में बहे छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है और सेना और एसडीआरएफ ने फिर से यहां बड़ा अभियान शुरू कर लिया है और जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यानी जिला प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी हो चुका है जिला राजौरी के अंदर और बारिश के बाद नदी नाले यहां पर उफान पर हैं, क्योंकि 2014 में जिस तरह से त्रासदी देखने को मिली थी जिला राजौरी के अंदर, ऐसी तस्वीरें दोबारा से ना देखने को मिले, इस पर पूरी तरह से प्रशासन जो है वो कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रेड अलर्ट जारी कर चुका है प्रशासन राजौरी का और बाढ़ से बहे हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। सेना और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अभियान छेड़कर यहां पर देखी जा रही हैं। आप देखिए साफ तस्वीरें आपको किस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जो नदी नालों की तरफ जाने का रुख कर रहे थे, यहां जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहां पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने किस तरह से रेस्क्यू किया है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक श्रमिक जिस तरह बह गया कल, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। रेड अलर्ट जारी हो चुका है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो अपडेट कीजिए कि राजौरी के अंदर जो नदी बह रही है, नदी नालों में जो जल स्तर है वो कहां पर है, किस तरह से पूरा काम जो है वो अमला करता हुआ नजर आ रहा है प्रशासनिक? जी बिल्कुल, जिस तरह नदी नालों में कल पानी का बहाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आज मौसम भी ठीक हुआ, सुबह से धूप भी निकली और नदी नालों में पानी का बहाव भी बहुत कम हुआ। मगर कल जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक मजदूर पानी में बह गया था, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई। उसके बाद आज सुबह सेना की तरफ से, कल शाम से ही सेना की तरफ से 71 फील्ड रेजिमेंट राजौरी की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें ढांगरी के नजदीक 5 फंसे हुए लोगों को निकाला गया और देर रात को भी सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसमें कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। मगर जिस तरह कल हालात बने हुए थे, उसके बाद रेड अलर्ट राजौरी को कर दिया गया था। उसके बाद खबरें अब आना शुरू हुई है कि कई इलाकों में लोगों के घर गिरे, पुतल के ढंडोत इलाके में घर गिरा, जिसमें एक आम नागरिक जख्मी हुआ है। इस तरह कई लोगों के माल मवेशी भी मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि आज मौसम ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ जिस तरह महकमा मौसमियात की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 30 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है, मगर आज राजौरी का खुशगवार हुआ निकली हुई है। मगर जिस तरह पिछले कुछ दिनों से राजौरी का मौसम काफी खराब था, उसके बाद पहले से ये कहा जा रहा था कि नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ जाएगा। उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी कई नंबरात जारी किए गए, तो लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो नदी नालों का करें। और उसके बाद ये बताइए कि पूरा राजौरी शहर एक नदी के किनारे ही बसता है और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को पहले ही प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि या तो वो कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं या फिर सतर्क रहें। किस तरह से किया जा रहा है आम लोगों की तरफ से भी काम, और एसडीआरएफ की टीमें जिस तरह से मौजूद हैं वो क्या कुछ काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, अगर राजौरी की हम बात करें, राजौरी का पुराना शहर 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। कल दोनों नदियां तूफान की तरह बह रही थी और इसके बीच में जो सबसे बड़ी आबादी जो है नदियों के किनारे में ही राजौरी के बसती है। एक ग्रुप को पानी भी कल टच कर रहा था, मगर उससे बड़ा खतरा यह है कि जो लोग झोपड़पट्टी वाले नदी किनारे पर रहते थे उनके लिए काफी खतरा था और उनकी झोपड़पट्टियों के अंदर भी पानी चला गया था और उस वक्त तक प्रशासन में नहीं आया हुआ था। उसके बाद जब पानी बढ़ गया, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया। बाद में जब लोग फंस गए, उसके बाद पुलिस तो पहले ही अपना काम कर रही थी। उसके बाद डीडीसी राजौरी स्पॉट पर पहुंचे, एसएसपी मैडम पहुंचे और एसपी, एडिशनल एसपी और पूरा अमला, उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। उससे बड़ा काम उसके बाद सेना की तरफ से किया गया, जो मैं बता रहा हूँ, आर्मी की 71 फील्ड रेजिमेंट की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जो आज सुबह तक चलते रहे। लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। मगर मौसम ठीक होने के साथ ही दोबारा राजौरी में वैसे ही हालात आज सुबह से हम देखते हैं। जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते थे वो वापस अपनी झोपड़पट्टियों की तरफ जाना शुरू हो गया और उनमें साफ सफाई का सिलसिला। लेकिन जमशेद, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, जैसे झोपड़पट्टी वालों की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन ने उन्हें रेस्क्यू कर कहीं और दूसरे स्थान पर रखने का बंदोबस्त किया है? उनके लिए रहने का कोई इंतजाम वहां पर किया गया? गुरुजी, कल हमारी इसी को लेकर डीसी राजौरी से बात भी थी। उन्होंने कहा था कि हालात ऐसे बन गए हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में भी इन लोगों को पनाह दी जा सकती है। मगर जिस तरह मैं बताया कि देर रात से ही बारिश का सिलसिला थम गया और उसके बाद हल्की धूप निकल आई। इस सुबह से जैसे राजौरी में धूप निकली हुई है, उसके बाद प्रशासन भी खामोश होकर बैठ गया और लोग अपने वापस उन्हीं झोपड़पट्टियों की तरफ रुख करना शुरू कर गए। और आज सुबह से उन लोगों की तरफ हमने देखा कि वो अपनी झोपड़पट्टियों में
साफ सफाई करके अपनी झोपड़पट्टियों में जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात गुरुजी जो हम आपको दिखाएंगे कि उसके बाद नदी नालों में खनन माफिया का एक बड़ा हमने हालात देखे कि जैसे पानी सूखा उसके बाद खनन माफिया की एक बड़ी तादाद जो थी नदी नालों की तरफ रुक करके रेत बजरी निकालने का काम शुरू कर चुकी है। लेकिन रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद भी कैसे वहां पर पहुंच गए? क्या प्रशासन की तरफ से यहां पर नकेल नहीं कसी गई, रोक नहीं की गई? पुलिस क्या काम कर रही है? एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें क्या काम कर रही है वहां पर? किस तरह से ये लोग नदी नाले के अंदर पहुंच गए? जी यही बड़ा सवाल है कि कल जिस तरह प्रशासन हरकत में आया था आज प्रशासन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं इसका पीछे का एक मंजर छाट सा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं नदी के किनारे पे मैं बिल्कुल नदी के किनारे के साथ खड़ा हुआ हूं जहां का ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं। कितनी गाड़ियां घोड़े वाले यहां से खनन कर रहे हैं लगातार इस पूरे इलाके से। बहुत बड़ी तादाद में यहां से खनन हो रहा है। मगर उसके बावजूद भी अगर हम ये बात कहें कि प्रशासन कहीं दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और इस नदी पर कल इस नदी का पानी इस ग्राउंड तक पहुंचा था जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। इस ग्राउंड की हालत भी आप देख सकते होंगे किस तरह की है। मगर उसके बावजूद जिस तरह कल प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया था आज प्रशासन पूरी तरह वहीं गायब नजर आ रहा है। लेकिन अगर अचानक से पानी आ जाता है तो ये लोग अपनी जिंदगी को हार सकते हैं, जिंदगी यहाँ पर खत्म हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। डीसी की तरफ से कोई कदम उठाना बहुत जरूरी था। बातचीत हुई है उनसे? क्या कुछ काम करने वाले हैं आने वाले समय में? बिल्कुल जी, थोड़ी देर पहले हमारी प्रशासन से बात हुई। उनकी तरफ से हमने सिर्फ पूछा था कि कल कितना नुकसान उनके पास जो रिपोर्ट हुआ। उनकी तरफ से ये कहा कि 1 बजे के बाद वो इसका डाटा पूरा दे पाएंगे क्योंकि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। मगर बड़ा सवाल जो बार बार हम उठा रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी राजौरी में खनन माफिया पूरी तरह एक्टिव था और बड़ी तादाद में खनन किया जाता था। मगर कल आने वाली इस नदी के बाद हालात थोड़े से नदी को लेकर बेहतर हुए थे जहां बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे जिसमें लोगों के डूब के मरने की भी खबरें सामने आई थी। और कल आने वाले पानी के बाद वो गड्ढे जरूर भरेंगे मगर उनमें दोबारा खनन का काम इस वक्त सुबह से हम देख रहे हैं जाहिर तरीके से जमशेद, क्योंकि अगर यहाँ पर खनन किया जाता है तो सही उसी तरह से गड्ढे यहाँ पर भी बन जाएंगे और एक बार फिर से बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिल सकता है। आखिर मानसिकता इन लोगों की कब तक सही होगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आए दिन इस तरह से देखने को मिल रही है ये सारी घटनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है, रेड अलर्ट होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। देखो जी बिल्कुल, मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि प्रशासन की तरफ से जरूर एक ऐलान कर दिया जाता है कि रेड अलर्ट कर दिया गया, मगर उसके बाद प्रशासन हरकत में नहीं आता है। जिस तरह कल प्रशासन पानी आने के बाद हरकत में आया था और हमने देखा था पूरा प्रशासन उस वक्त जमा हो गया जब 2 लोग छत्तीसगढ़ के फंसे हुए थे। वहां डीसी से लेके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पूरी पुलिस अमला भी वहां मौजूद था। मगर जैसे ही बारिश का सिलसिला थमा और उसके बाद प्रशासन पूरी तरह गायब हो गया और खनन माफिया पूरी तरह एक्टिव हो चुका है जो इस वक्त पूरी तरह इस नदी में दोबारा खनन लगातार कर रहा है। और जब यहाँ पर हादसा पेश आएगा जमशेद, उसके बाद निंदा की जाएगी और कहा जाएगा कि बहुत दुखद घटना हो गई है, लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये फिर कहावत जो है वो बहुत सटीक इन पर लोगों पर बैठती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले कि जिला राजौरी से ही आपने देखा किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ खनन का काम भी शुरू हो गया है। और आप ये समझिए कि प्रशासन आखिर हरकत में क्यों नहीं आ रहा। रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर खनन माफिया अपने हौसले बुलंद कर बैठे हुए हैं तो पूरी तरह से सवालिया निशान यहाँ पर प्रशासन पर ही लगता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं किस तरह से आज एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तरीके से सांबा में कई ठेकेदारों और सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स का यह पूरी तरह से दिवालिया जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। सिडको यहां नहीं कर पा रहा है देनदारी की भुगतानी और 2.5 सालों के बाद भी करीब 24 करोड़ रुपए का भुगतान यहां पर नहीं हुआ है। और प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर प्रशासन से ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर ठेकेदारों के साथ और सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सिडको अब देनदारी का भुगतान नहीं कर पा रहा। 2.5 सालों के बाद भी करीब 24 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहां पर काम करने की इजाजत दी जाती थी, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की गई और महज आप देखिए कि अब जिस तरह से खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है कि यहां पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाए। साफ तस्वीरों में आप देखिए आज प्रदर्शन करने की कोशिश की गई यहां पर ठेकेदारों की तरफ से और सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स की तरफ से, यानी जो इंजीनियरिंग किए हुए
युवा हैं वो कहीं ना कहीं जब कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कार्ड बनाते हैं और कार्ड के बाद ही अपना काम यहां पर वो कर पाते हैं। लेकिन अब किस तरह से देनदारी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से परेशान हो चुके हैं, पूरा मामला जानेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो मामला समझाइए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है जिला सांबा के अंदर, आज प्रदर्शन क्यों? मामला ये है कि जो सांबा के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने काम किया था, और आपको बता दें कि जो सांबा इंडस्ट्रियल फेज 3 है वहां पर काम किया गया, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, वहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया, रोड्स बनाई गई, और ये सारी की सारी रोड सांबा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाई। और जो काम किया गया था ये जेके सिडको जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिवीजन है ये उन्हीं के अंतर्गत ये सारा काम जो रखवाया गया था। लगभग 24 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स की बात करें, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है कि वो इंजीनियर्स काम करें, अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, उन्होंने उस स्कीम के तहत काम किया। वो जो आत्मनिर्भर भारत बनने की बात की जाती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को खत्म कर दिया गया। आज वो सारे के सारे इंजीनियर बेरोजगार हैं। उन्होंने काम किया लेकिन अब 2.5 साल हो चुके हैं काम खत्म हुए, लेकिन अभी तक इनकी जो लायबिलिटी है वो खत्म नहीं की जा रही। 2.5 से साल मैं पूरा जिक्र कर रहा हूं, 24 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। तो काम तो कर लिया गया, इनको ये भी कहा गया कि टेंडर निकल चुका है, आप लोग काम करें, हम आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन सिडको डिपार्टमेंट ने कोई साथ नहीं दिया और आज ये दरबदर हो रहे हैं और अपने बच्चों को लेकर ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सड़कों पर आ जाएंगे अगर हमारा ये पैसा, हमारा ये फंड्स रिलीज नहीं किए। तो मेरे साथ आप जब टेंडर्स निकाले गए थे उस वक्त पेमेंट को लेकर भी बात होती है और बाद में बिल्स भी बनाए जाते हैं, सबमिट भी कराया जाता है, 31 मार्च का दिन भी रखा जाता है, लेकिन अभी तक अगर पेमेंट नहीं दी गई है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग की बात करें, वहां पर ये सारा का सारा प्रोजेक्ट डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ये टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन टेंडरिंग करने के बाद काम कर लिया जाता है लेकिन पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा। मेरे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं इनसे जानता हूं तो क्या ये पूरी बात है। तो आज आप एक बार फिर से इस डिवीजन के पास आए, जेके सिडको कंस्ट्रक्शन डिवीजन सांबा, तो क्या आपकी तरफ से मांगे रखी गई है और किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया जो 2.5 साल से लगातार आप आश्वासन सुनते आ रहे? सर जी, वो 2.5 साल पहले काम लगे थे तो उस काम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इन्होंने टेंडर टाइम लिखी थी और फंड्स अवेलेबल लिखा हुआ था, लेकिन वो सरासर झूठ था। इन्होंने लिख दिया वहां की फंड्स अवेलेबल है, लेकिन जब हम पैसा लेने के लिए हमें पैसा नहीं मिला। तो आज जब हम एक्शन साहब से मिले तो उन्होंने दोबारा आज हमें एक मीठी गोली दे दी है कि 1 हफ्ते तक आपका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद अगर क्लियर नहीं हुआ तो जितने भी स्ट्रक्चर हमने वहां पे तैयार किए हुए हैं हम सभी को डिमोलिश कर देंगे और हम एक्शन सिडको की ऑफिस में ताला लगाएंगे और हम एमडी सिडको में सवाल कीजिए कि ये क्या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर सेल्फ हेल्प के तहत इन्होंने काम किया है, क्या ये इंजीनियर हैं? देखिए, इसमें कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम के तहत काम किया था, लेकिन आज ये सारे के सारे दरबदर हो रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कार्ड आपका बनाया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स का, जितना भी सबका कार्ड बना था उसी के तहत आपने काम किया। कई सारे ऐसे इंजीनियर जो आज दरबदर हो रहे हैं, वो स्कीम खत्म कर दी गई और आपसे काम ले लिया गया लेकिन आपका पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा, क्या कहना चाहिए? सर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब का सपना आत्मनिर्भर भारत, जैसे हमारे जो इंजीनियर थे वो गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करते थे कि हमें जॉब दो, हमें गवर्नमेंट जॉब दो, प्राइवेट जॉब दो। वो JNK में स्कीम थी कि एक वहां पे अब अंडर इंजीनियरिंग स्कीम में कोई भी इंजीनियरिंग करके आता है 5 लोग मिलकर अपना ग्रुप बना सकते थे। उसमें एक कार्ड में 5 लोगों के परिवार चलते थे। हमारे सांबा की बात की जाए 20-25 ग्रुप वहां पे थे, एक ग्रुप में 5-5 लोग थे, मतलब कि 100 से ज्यादा इंजीनियर वहां पे एडजस्ट था। और उसके बाद भी कितने कार्ड जो नहीं बन रहे थे, इन्होंने एक दिन में एक नोटिस निकालकर उन सभी को बेरोजगार कर दिया। क्या लगता है कि ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है पेमेंट्स को लेकर? पेमेंट नहीं थी, बैंक आज हमें क्या, देखिए आपकी बात काटी जा रही है। क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्यों ढिलाई की जा रही है? जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने टेंडर निकाला, अब आपका पैसा रिलीज जल्द किया जाएगा, लेकिन अभी रिलीज नहीं किया जा रहा। आपने PM ग्रीवेंस सेल में डाला है, आपने LG ग्रीवेंस सेल में डाला है, LG माफ कीजिए सांसद से, ये हर तरफ बात करने के बाद भी आपके साथ ये किया जा रहा है। सर, ये सलूक इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलती। डिपार्टमेंट ने उस समय झूठ बोलकर टेंडर लगाया और टेंडर में सब कुछ गलत लिखा हुआ था कि फंड्स भी अवेलेबल है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो अकॉर्ड है। अगर
वो चीज इनके पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इन्होंने अकॉर्ड वहां पे अगर नहीं लिखी होती तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी काम नहीं करता। ऋषि सवाल क्योंकि कीजिए इनको पता था, कि इन्होंने पेमेंट अपना रोक काम कर करवाया रखने था, का केस बड़ा भी मुद्दा चलाया क्या था। है, वजह लोगों क्या को है कि प्लाट पेमेंट को रोका गया है? इंडस्ट्री के लिए लोगों ने अपनी इंडस्ट्री चलानी थी, पेमेंट रोकने की वजह क्या बता रहे हैं? ये पेमेंट ये कहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। अभी एक्शन साहब कहते हैं टेंडर किस तरह से निकाल दिए इन्होंने? सर वो चीज है कि इन्होंने अपना काम निकाल लिया लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचा। ऋषि बिल्कुल, सवाल आपको कीजिए बता कि दूं कहीं कि ये कुछ ऐसा तो स्कैम- नहीं है कि जी। कमीशन को लेकर ये सारी पेमेंट को रोक दिया गया है? तो नहीं कहा जा रहा आपको कि आप कमीशन दे और आपकी पेमेंट हम रिलीज कर देंगे? असल वैसी बात कुछ नहीं है अभी, लेकिन हमें कहते हैं कि आप एमटी साहब के पास जाओ, हम एमटी साहब के पास चला गए, हमें एमटी साहब ने कहा आप ऊपर जाओ, हम ऊपर चला गए। उसके बाद हमने सोचा कि हमारी कोई बात सुनी नहीं रहा, फिर हमने पीएम सेल में कंप्लेंट डाली, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। गवर्नर ग्रीवेंस में डाली, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी ग्रीवेंसेस फिर हम सेल में सेंसस भी के बात वास्ते करने के बाद भी कुछ नहीं बन रहा है। ऋषि तो सवाल वहां- यहाँ पर यह है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ जिला सांबा की नहीं है, हर जिले के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो इसी तरह से परेशानी के सबब से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। काम तो करवा लिया गया लेकिन पेमेंट्स का भुगतान नहीं हो रहा है, जो बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स और जिन लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत भी काम किया है वो भी परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि इनका साफ तरीके से ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर विभाग के अंदर चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे। सरकार द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन जम्मू के मड़ ब्लॉक की अगर बात करें तो मड़ ब्लॉक के लोगों के कोरोना वैक्सीन की तरह यहां पर आप देखिए जी का जंजाल, अब ये वैक्सीन बनती जा रही है। इन लोगों का आरोप है कि कोरोना वैक्सीन टीके का उन्हें मोबाइल पर मैसेज तो आता है, लेकिन जब वो वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं तो वहां पर वैक्सीन नहीं लगती। तो लोगों का आरोप यह भी है कि मड़ में उपजिला अस्पताल में स्थित जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की बद इंतजामी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। और यही नहीं, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां लगातार उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा अलग से बना हुआ है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही विभाग की तरफ कोई ध्यान जो है वो यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए मास्क किस तरह से लोग जो है वो पहनते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरह से यहां पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं और उसके साथ ही लंबी लंबी कतारों में तो यहां पर महिलाओं को लगा दिया गया है, लेकिन 2 गज की दूरी किसने बनानी थी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाना था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो कर्मचारी पहुंचे हुए हैं अपने काम को लेकर, उन्होंने भी बाहर आकर देखने का ये पूरी तरह से जिम्मा जो है वो नहीं उठाया है। पूरी तरह से वो अंदर बैठकर नजारा देख रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एसओपीज की धज्जियां जिस तरह से उड़ रही हैं, कार्रवाई करने की बहुत जरूरी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।